बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10 और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 रिएक्शंस। और साथ ही साथ आज मैं आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें डिफरेंस समझाऊंगा। तो ये हम आगाज करते हैं डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 रिएक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो हमने दो स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर्स में, एक हमने स्टडी किया था E2 रिएक्शन, फिर हमने स्टडी किया E1 रिएक्शन। आज मैं आपको उन दोनों जो प्रीवियस टू लेक्चर्स हैं उन दोनों को समराइज करके, यानी E2 और E1 में डिफरेंसेस क्या हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये E2 रिएक्शंस और E1 रिएक्शन, पहले आप दोनों की ना डेफिनेशन की बात करें तो E2 रिएक्शन में मैं क्या कहूंगा, सिंगल स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड द E2 रिएक्शन। और अगर मैं E1 की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच leaving group leave first followed by the removal of hydrogen atom, that is called the E1 reaction. My dear student, अब आप इनके एग्जांपल को भी देख लें। जब मैं E2 रिएक्शंस की बात करता हूं तो मैं यहां पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेता हूं। I mean, मेरे पास ये इथाइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक की ओर से रिएक्शन करवाऊंगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इथीन, अल्कीन इज द प्रोडक्ट। और जब मैं E1 रिएक्शन की बात करता हूं तो मैं यहां पे ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेता हूं। दिस वन इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैं अल्कोहलिक की ओर से रिएक्शन करवाता हूं और मेरे पास ये प्रोडक्ट बना, दैट इज आइसोब्यूटाइलीन। ये आपके पास अल्कीन इज द प्रोडक्ट। माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन और एग्जांपल की बात की। अब ना दोनों को मैकेनिज्म की बात करो। मैं पहले E2 की बात करता हूं। E2 में हमने क्या पढ़ा था कि E2 जो है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब इसमें ना तीन चीजें हैं आपके पास रिएक्टेंट्स है, आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है और आपके पास प्रोडक्ट है। रिएक्शन एक ही है। मैंने आपसे कई दफा यह बताया आपको कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो तो ट्रांजिशन स्टेट लाजमी आती है। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए ट्रांजिशन स्टेट से जरूर पास करते। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास पहले क्या है, रिएक्टेंट में देखेंगे तो आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मैं इसे बेस कहता हूं। अब इसको देखेंगे, अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये ना बीटा हाइड्रोजन उसको यहां पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में चार बॉन्ड चेंजेस आ रही हैं। ये जो अटैकिंग बेस है ये बीटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड, वो कार्बन ये पाई बॉन्ड की सूरत में आ रहा है और ये जो लीविंग ग्रुप है ये यहां से निकल रहा है। ये चार चेंजेस आ रही है और ऑल दीज चेंजेस अकर कंसर्टेड चेंजेस। कंसर्टेड मीन साइमल्टेनियस। और फिर आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया एंड प्रोडक्ट यू हैव द अल्कीन। अब इसमें देख लें, आपके पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, अल्काइल हैलाइड और बेस, ये दो इन्वॉल्व हैं। अब आप चले जाएं E1 की बात करें। माय डियर स्टूडेंट, E1 रिएक्शन मैकेनिज्म इट कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ SN1, बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास इसकी आयोनाइजेशन होती है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, आयोनाइजेशन हुई, आपके पास कार्बोकैटाइन बना। दिस रिएक्शन इज स्लो, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट। आमतौर पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वो यहां पे जाकर आयंस को सराउंड करता है, उनकी सॉल्वोलाइसिस करता है। अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो साफ जरा हाइड्रेशन होगी। बहरहाल वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेयर ताकि इसकी जो आयोनाइजेशन उसको फैसिलिटेट करे। ये था पहला स्टेप।
ये स्लो स्टेप है. दिस वन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, आई मीन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, दैट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन. ये भी मैं ये आपको बताता जा रहा हूं कि ये रेट डिटर्मिनिंग है और इसमें रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. अच्छा, अब आपके पास ये क्या बन गया? आपके पास बन गया ये टर्शियरी कार्बोकैटायन. अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है, अब ये बेस आएगा. ये बेस इस पॉजिटिव चार्ज रखने वाले कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा. अगर ये उसके साथ बनाता वो तो फिर SN1 हो जाता ना. अब ये बेस टर्शियरी, ये जो बीटा हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा. अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, यूं ये डबल बॉन्ड यहां बन गया और आपके पास ये अल्कीन हासिल हुआ. अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन मुकम्मल. अगर ये 2 स्टेप में हो रहा है, दिस वन इज E1, और अगर सिंगल स्टेप हुआ दैट इज E2. अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं मोलेकुलरिटी की बात करना चाहता हूं. मोलेकुलरिटी हमने क्या कहा था? हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी. अब E1 में क्या है? E2 में क्या है? E2 में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और उसमें रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल. लिहाजा E2 की मोलेकुलरिटी 2 है. दिस वन इज बाई मोलेकुलर रिएक्शन. और ये जो हम E में 2 लिखते हैं ना, E2, इसमें जो 2 है दैट इज एक्चुअली द मोलेकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन. ऑन द अदर एंड अगर आप E1 की बात करें, E1 में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये पहला स्टेप है और इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है. सो इट्स मोलेकुलरिटी इज 1 एंड दिस वन इज यूनिमोलेकुलर रिएक्शन. और हम जो E1 में जो 1 है ये इसकी मोलेकुलरिटी को ही जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, एक और भी चीज, और वो है रिएक्शन काइनेटिक्स. अगर आप E2 इसके रिएक्शन रेट को स्टडी करें तो आपके पास जो रेट इक्वेशन बनेंगे वो ये है. रेट दैट इज इक्वल टू K concentration of alkyl halide and concentration of base. I mean rate of E2 reaction that depends upon concentration of alkyl halide as well as concentration of base. दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है. और अगर आप देखेंगे तो इनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 1 आ रहा है. अगर आप दोनों के एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो 2 आएगा. आई मीन द ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन इज सेकंड. दिस वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. अब ये बात ज़हन में बिठानी. आप E1 पे आए. माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसकी रेट इक्वेशन लें तो आपके पास ये बनेगी. रेट दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. इट मींस के अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस डज नॉट अफेक्ट द E1 रेट रिएक्शन. E1 रेट रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. और अगर आप इसको ऑर्डर लेंगे, डेफिनेटली इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है. इट मीन दिस वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक और चीज, वो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड. किस किस्म के अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन देते, कौन से E1 देते? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने SN2 SN1 की बात की. हमने कहा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे जनरली अंडरगो E2 रिएक्शन, व्हाइल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड दे जनरली अंडरगो E1 रिएक्शन. माय डियर स्टूडेंट, एक और बात, और वो क्या? वो बात मैं आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं. वो वैसे आपने ज़हन में रखनी. क्या? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस दैट फेवर्स E2 रिएक्शन, और वीक बेस होगा दैट फेवर्स E1 रिएक्शन. तो स्ट्रॉन्ग बेस E2 रिएक्शन, वीक बेस E1 रिएक्शन. और एक और चीज, और वो है आयोनाइजेबल सॉल्वेंट. अगर आपके पास सॉल्वेंट मोर आयोनाइजेबल होगा दैट फेवर्स द E1, और E2 में तो आपको आयोनाइजेशन की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती. माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक में ना 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं. अब मैं उन सेंटेंसेस की तरफ बढ़ता हूं. हमारी बुक में लिखा हुआ है कि E2 कंपीट्स SN2 रिएक्शन एंड E1 रिएक्शन कंपीट SN1 रिएक्शन. अब इसका मतलब क्या है? यानी E2 SN2 को E1 SN, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आई मीन मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन समझाना चाहता हूं. पहले मैं आगाज किससे करता हूं? पहले मैं आगाज करता हूं SN2 वर्सेस E2. पहले तो आपने पीछे पढ़ के ना E2 E1,
यानी दोनों जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन उनमें क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको SN2 यानी न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन बाइमोलेकुलर वर्सेस E2 ये बीटा एलिमिनेशन बाइमोलेकुलर, इन दोनों में क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस की तरफ जाने से पहले ना मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, अगर आप ना SN2 और E2 दोनों की रेट इक्वेशन देखें तो माय डियर स्टूडेंट दोनों की रेट इक्वेशन सेम है, यानी SN2 और E2 द रेट ऑफ बोथ दीज रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और हमने एक और बात भी पढ़ी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट फेवर्स SN2 एंड E2 रिएक्शंस। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 और E2 रिएक्शन होंगे, क्योंकि दोनों का रेट इस पे डिपेंड कर रहा है। अब एक और ना एक सेंटेंस स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं ना उनके लिए ये एक तोहफा है सेंटेंस। ये क्या, मैं न्यूक्लियोफाइल और बेस की बात करना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर पोटेंशियल बेसिस एंड ऑल बेसिस आर पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल। मैं मजीद क्लियर करता हूं द रिएक्टिव पार्ट ऑफ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिस इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं ये न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में बता रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में जो रिएक्टिव पार्ट है वो उनके ऊपर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो है। माय डियर स्टूडेंट, एक और बात, इन दोनों का ना डिफरेंस से पहले ना मैं आपको कुछ बातें याद करवाना चाहता हूं, एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास ना सबस्ट्रेट है, आई मीन अल्काइल हैलाइड है, सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड को मैं सबस्ट्रेट कह रहा हूं। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट में ये कार्बन ये इस हेलोजन के साथ, एक्स मीन हेलोजन आप ले ले, लीविंग ग्रुप ले ले, तो इस कार्बन को मैं कहूंगा दिस इज कार्बन बियरिंग लीविंग ग्रुप। ये कार्बन बियरिंग लीविंग ग्रुप, ये आ गया आपके पास बीटा कार्बन, और उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है दिस वन इज द बीटा हाइड्रोजन। यानी मेरा इस पूरे सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में मेरे पास दो चीजें आपको समझाने के लिए, एक ये कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप एंड दिस वन इज द बीटा हाइड्रोजन। अब ये मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल, आप इसे बेस भी कह सकते हैं। अब इसके ऊपर ये लोन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्या करेगा, अगर ये अब फर्क हो, मैं जो अल्फाज आप समराइज करके आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अगर ये बेस, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस बीटा हाइड्रोजन इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां के पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। इस सूरत में ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये अल्कीन होगा एंड दिस रिएक्शन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। ये E2 रिएक्शन है। दोबारा बात सुनिए, अगर न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उसको यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो दिस वन इज द इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर यही दूसरी केस, अगर यही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर दैट बियरिंग द लिविंग ग्रुप अगर इस पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज SN2, दिस वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो E2 और SN2 दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है साइट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट में किस जगह पे अटैक कर रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल, जिसे मैं बेस भी साथ साथ कह रहा हूं, अगर वो बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इलिमिनेशन। अगर वो कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप इस पे अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है। स्टूडेंट मैं दोबारा आता हूं, मैं दोबारा उसी हेडिंग की तरफ कि SN2 वर्सेस E2 दोनों में डिफरेंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस मैं 4 पॉइंट्स की बेस पे आपको समझाता हूं। 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, द रिलेटिव स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। द रिलेटिव स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। मैं कुछ बातें आपके साथ, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट। हिंड्रेंस ड्यू टू स्ट्रक्चर की वजह से रुकावट। मैं आपके सामने ना
4 सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड, यहां मेरे पास इस पूरे केस में अल्काइल हैलाइड इज द सबस्ट्रेट। मैं 4 अल्काइल हैलाइड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरे पास है मिथाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट गौर से देखें, ये कार्बन कौन सा, कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, यही टारगेट पे रहता है। इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन हैं। अब ये हाइड्रोजन आर स्मॉल इन साइज, सबसे स्मॉल साइज जो है ना वो हाइड्रोजन का साइज, तो हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल इन साइज है। अब हाइड्रोजन का साइज छोटा है, लिहाजा हाइड्रोजन जो है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। अब ये हमारे पास आ गया इथाइल ब्रोमाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये वो कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, इस कार्बन के साथ अब 2 हाइड्रोजन हैं, एक मेथल ग्रुप आ गया। अब ये मेथल अल्काइल ग्रुप, इस ग्रुप के आने की वजह से ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई, इसका स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा है, और स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेगा। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल, अगर वो इस कार्बन पर, कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, अगर इस कार्बन पर, मैं इसे अल्फा कार्बन कह देता हूं, अगर इस अल्फा कार्बन पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, तो अब ये अल्काइल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से उसको रुकावट का, कदरे रुकावट का सामना, और ये रुकावट जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड में कम थी। इस रुकावट को ही तो मैं स्टेरिक हिंड्रेंस कह रहा हूं। अब आप ना ये 2 ब्रोमोप्रोपेन की बात करो, दिस वन इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी। अब इसमें क्या है, इसमें इस अल्फा कार्बन पर, वो कार्बन जो लिविंग ग्रुप रखती है, इस अल्फा कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, एक हाइड्रो, इसका मतलब है 2 अल्काइल ग्रुप, अल्काइल इज अल्काइल ग्रुप, इसके आने की वजह से अब स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गई। दिस वन इज द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें क्या है, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ रही। अब तरतीब जरा देखें, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, 2 ब्रोमोप्रोपेन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये 4 आपके पास आ गए। जब आप मिथाइल से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की तरफ जाते हैं, टर्शरी अल्काइल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, दूसरा मैंने आप टेंपरेचर की बात की, दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करे वो टेंपरेचर है। तीसरा फैक्टर दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेसिस। यहां भी 3 बातें आपके पास, ये सोडियम मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथ, दिस वन इज द बेस। अब इसमें सोडियम के साथ ये मेथॉक्साइड है, CH3O, सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम के साथ ये CH3CH2O, या इसको समराइज करो C2H5O आया है। इसका मतलब है कि सोडियम मेथॉक्साइड जो कि एक बेस है, उसकी निस्बत सोडियम एथॉक्साइड, इसका साइज बड़ा है। ये एक और आपके पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसमें क्या आ गया, ये पोटाशियम, ये टर्शरी ब्यूटाइल और फिर ऑक्सीजन है। इसका मतलब है इस बेस का साइज और बढ़ गया। तो साइज ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल, सोडियम एथॉक्साइड एंड पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, साइज बढ़ता जा रहा है। यह भी बात में रख दी। और एक और चीज वो है आपके पास बेसिसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी। तो ये 4 फैक्टर हैं जिनकी बेस पे मैं SN2 वर्सेस E2 इनको डिफरेंशिएट करूंगा। पहले आप फैक्टर की तरफ आए, नंबर 1 पे रिलेटिव स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द सबस्ट्रेट, आई मीन अल्काइल हैलाइड के लिए। पहले अपना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करें। माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में आपके पास ये इथाइल ब्रोमाइड है। आपने ना एरो के ऊपर ये मैंने सोडियम एथॉक्साइड लिया और नीचे में इथाइल अल्कोहल, और ये टेंपरेचर ले रहा हूं 55 डिग्री। ये ना ये जो सोडियम एथॉक्साइड, दिस वन इज द बेस, इथाइल अल्कोहल इज द सॉल्वेंट जिसमें ये बेस को हमने डिसॉल्व किया हुआ है। असल में बेस हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड है। अब आपके पास ना ये 2 प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट। एक आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। अब याद रखना, इसमें जो सोडियम एथॉक्साइड, इसमें जो C2H5O नेगेटिव है ना, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। साफ ज़रा है, जब ये ब्रोमीन को यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा तो आपके पास ये डाई इथाइल ईथर, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर मैं OH नेगेटिव को लेता हूं तो डेफिनेटली आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता वो अल्कोहल होना था, लेकिन चूंकि मैंने सोडियम एथॉक्साइड को लिया,
लिहाजा आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है वो आपके पास ईथर बन रहा है। अब साथ ही साथ आपके पास ये इथीन भी बन रहा है। दिस वन इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। आपके पास दो प्रोडक्ट बने। अब इसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे ना तो आपके पास जो SN2 प्रोडक्ट बना यानी सब्स्टिट्यूशन वो है 90% और जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना आई मीन इथीन वो है 10%। ये बात है। इसका मतलब हुआ अगर आप अल्काइल हैलाइड को लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लेंगे जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, आप ये कंडीशन प्रोवाइड करेंगे सब्स्टिट्यूशन दैट डोमिनेट्स एलिमिनेशन। SN2 90%, E2 ओनली 10%। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे आ जाओ। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आप 2 ब्रोमोप्रोपेन ले लो, सेम सेट ऑफ कंडीशन जो आपने पहले रिएक्शन में लिया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में, सेम सेट ऑफ कंडीशन, सोडियम एथोक्साइड, इथाइल अल्कोहल 55 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, अब आपके पास प्रोडक्ट बना। दिस वन इज द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। परसेंटेज देखो, आपके पास 79% एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना, सिर्फ 21% आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहां पे E2 डोमिनेट्स SN2। वजह वो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड। जब आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना तो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। अब न्यूक्लियोफाइल का यानी एथोक्साइड आयन का इसका अल्फा कार्बन पर अटैक मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल होगा तो डेफिनेटली आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम बनेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा बनेगा। तीसरी बात पे आ जाओ, यू हैव द टर्शियरी अल्काइल, यू हैव टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात जो SN2 रिएक्शन, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस इतनी सवियर होती है कि SN2 रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। आप SN2 रिएक्शन को तो रूल्ड आउट करो। मैं दो तरह से डिस्कस करूंगा, एक लो टेम्परेचर पर और एक हीटिंग पे। पहली बात, आप लो टेम्परेचर पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, वही सोडियम एथोक्साइड, इथाइल अल्कोहल और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास प्रोडक्ट बने। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को देखेंगे ना तो स्टूडेंट वाज़ेह है, इन प्रोडक्ट्स में आपके पास जो एलिमिनेशन वो बहुत ज्यादा है और जो सब्स्टिट्यूशन अगर हुई है तो वो SN1 के तहत हुई है और वो प्रोडक्ट हम बना है। अगर आप सेम रिएक्शन, सेम कंडीशन, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा कर दो। अब टेम्परेचर आप रूम 25 नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट 100% अल्कीन बना, यानी या वो E1 से बनेगा या वो E2 से बनेगा। यहां में ना अगर आप इन तीनों बातों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों को आप यकजा करो तो यहां दो बातें समझ आ रही हैं। पहली बात, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है हम सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते। और आखिरी जो है ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इसके एग्जांपल ने मैं एक और भी बताया कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो सब्स्टिट्यूशन थोड़े बहुत चांसेस हैं, चाहे SN1 ही हो, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यानी हाई टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन। ये एक था रिलेटिव स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द सबस्ट्रेट। दूसरा फैक्टर क्या था? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बारे में एक सेंटेंस, सिर्फ मैंने सेंटेंस बताना, और वो सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? एन इंक्रीज इन रिएक्शन टेम्परेचर फेवर्स द एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होगी, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होगी। ये ज़हन में रखना। तीसरी बात, तीसरा फैक्टर वो मैं आपके साथ स्टूडेंट शेयर, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और बेसिस। मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, जरा देखें। पहली एग्जांपल, ये मेरे पास ऑक्टाडिकाइल ब्रोमाइड है। अच्छा, मैं ऑक्टाडिकाइल ब्रोमाइड को दो दफा लिखता हूं, ऊपर भी लिख दिया, ये नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर में ना स्टूडेंट आपके सामने, ऊपर में आपके सामने ये सोडियम मेथॉक्साइड लेता हूं इन मिथाइल अल्कोहल, और टेम्परेचर भी देख लें। आपके पास ये प्रोडक्ट बने, जरा इन प्रोडक्ट्स को देखो। ये आपके पास जो है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है और ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है।
यानी ये E2 का प्रोडक्ट है, ये SN2 का प्रोडक्ट, दोनों में फर्क देखें। आपके पास जो E2 है ये 1% बन रहा है, अल्कीन 1% बन रहा है, और जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है, जो आपके पास ये ईथर बन रहा है, ये आपके पास 99% बन रहा है। इसके बरक्स अगर आप दूसरे केस में देखेंगे तो अब यहां पे आपने पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया इन टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, और साथ आपके टेम्परेचर देख लें। अब यहां पे आपके पास वही दो प्रोडक्ट बने, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, E2 प्रोडक्ट है, ये SN2 प्रोडक्ट है। यहां पे E2 85%, SN2 सिर्फ 15%। रिएक्टेंट सेम है दोनों केसेस में, ऑक्टाडिकाइल ब्रोमाइड रिएक्टेंट दोनों केसेस में सेम है। हां, साइज ऑफ बेस चेंज हो रहा है, ऊपर सोडियम मेथॉक्साइड है, नीचे पोटाशियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड है। सोडियम मेथॉक्साइड का साइज छोटा है, टर्शी ब्यूटॉक्साइड का साइज बड़ा है। अगर बेस का साइज बड़ा होगा, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होगा, दैट फेवर्स द इलिमिनेशन, और साइज कम होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेस स्टेरिकली इंड्यूस्ड होगा, तो दैट फेवर्स द SN2 reaction. I mean, a large size of base, a more steric hindered size base, that favors E2 elimination reaction, और अगर साइज छोटा होगा that favors the SN2 reaction. My dear student, आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ, that is the basicity and polarizability. दो सिर्फ बातें आपको लिखवाना चाहता हूं, सिर्फ दो बातें आपको याद करवानी है। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, very strong and slightly polarizable bases, strong and slightly polarizable bases like that of hydroxide ion OH negative, amide ion NH2 negative, alkoxide ion OR negative, ये जो हैं these bases favors E2 reaction। लेकिन इसके बरक्स weakly and more polarizable bases, weakly जो weak bases हैं ज्यादा polarizable like that of chloride, bromide ion, iodide ion, acetate ion, they favors SN2 reaction। स्टूडेंट, ये जो मैंने बातें आपके साथ शेयर की ना, ये SN2 वर्सेस E2। अब दो तीन पॉइंट्स, SN1 वर्सेस E1। पहली बात, दोनों में SN1 में और E1 दोनों में जो मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो दोनों में सेम है। इन फर्स्ट स्टेप क्या है, ये आपके पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये कार्बोकैटायन आयोनाइजेशन होगी। ये स्टेप दोनों में 100% सेम है। हां, डिफरेंस दूसरे स्टेप में आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेप में अगर ये वाला जो अटैकिंग स्पीशी है, अगर ये बतौर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी, तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगी, यानी कार्बन बीइंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन कार्बन जिसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगी और आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यही अटैकिंग स्पीशीज जो पहले न्यूक्लियर, अगर ये बतौर बेस का एक्ट करेगी, तो फिर ये बीटा हाइड्रोजन इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगी और आपके पास अल्कीन बनेगी। अब यहां पे फर्क आ रहा है, यानी अब ज़हन में रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस चूंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन देखें, रेट इक्वेशन देखें, वहां बेस इन्वॉल्व ही नहीं है। हम इनमें क्या देखेंगे, सिर्फ दो बातें स्टूडेंट आपने से रखा, और वो क्या है, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द E1 रिएक्शन, और डिक्रीज इन टेम्परेचर दैट फेवर्स द SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल की भी बात कर लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना E1 को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक जो होगा वो SN1 उसको बेस करता है। बाकी ना ये बड़ी हद तक जो है ना, मेन जो डिफरेंस आता है ना, वो SN2 और E2 का ही है, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने अल्काइल हैलाइड का जो मेजर रिएक्शन थे, आई मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, उनको यहां समराइज करने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।